नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है, इसीलिए इसमें जहां आवश्यक है केवल उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या दी जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख ले। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऐसे सारे प्रश्नों का कलेक्शन इसमें मिलेगा जो यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुलसी कृत में समास है। क्या है? तुलसी कृत में समास है। तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो आप बताइए, आप अपने प्रश्नों को अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो देखिए, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास है। तो पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तुलसीकृत तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है यण, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी है गुण। तो महोदय में कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताइए। गुण संधि होगी। महोदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? वो महाधन उदय होता है। ठीक है ना, महाधन उदय होता है, मतलब आ धन उ का ओ हो जाता है, जो कि गुण संधि में ए ओ अर होता ही है। तो महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो चिंतामणि किसकी रचना है? देखिए, चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की रचना। बी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्वंस का विलोम बताना है दोस्तों आपको। ध्वंस का क्या विलोम होता है? ऑप्शन ए है सृष्टि, ऑप्शन बी है सृजन, ऑप्शन सी है रचना और ऑप्शन डी है निर्माण। तो आप बताइए, ध्वंस का विलोम क्या होता है? ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। ठीक है ना, ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण। सृजन जो है ये विनाश का होता है विलोम। किसका होता है? विनाश का जो होता है वो सृजन होता है। ठीक है ना, ध्वंस का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है सभी यह मैच देखे, ऑप्शन बी है सबों ने उस मैच को देखा, सभी ने उस मैच को देखा और ऑप्शन डी है सबने उस मैच देखा। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अपने उत्तर को। देखिए इसमें है, देखिए सभी यह मैच देखे गलत है, सबों ने उस मैच को देखा ये भी गलत है, सभी ने उस मैच को देखा ये सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कौरवी या खड़ी बोली, ऑप्शन बी है बांगरू या हरियाणवी, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है बघेली। तो बताइए ये कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए, कौरवी या खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की है, वांगरू या हरियाणवी ये भी पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की है, जबकि बघेली क्या है? यह पूर्वी हिंदी की है, यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा और ऑप्शन डी है पाली।
तो इसमें कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो हो जाएगी पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 6ठी शताब्दी में यह भाषा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यह भाषा बहुत चर्चा में रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है य और र को, ऑप्शन बी है द और ध को, ऑप्शन सी है श और ह को, ऑप्शन डी है ज और फ को। देखिए ज और फ में यहाँ नुक्ता लगा होगा। ठीक है, ये मैं नुक्ता लगा देता हूं, ज और फ में ये नुक्ता लगा होता। तो देखिए दोस्तों, आगत व्यंजन से आशय है कि जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों, दूसरी वर्णमाला से आए हों। तो इसमें कौन से वर्ण हैं जो आगत व्यंजन में आते हैं? वो आते हैं ज और फ। इसमें जब नुक्ता लगा दिया जाता है तो इसके अर्थ और इसके बोलने की प्रक्रिया दोनों बदल जाती है। तो ज और फ को आगत व्यंजन कहा जाता है। यह फारसी से हिंदी में आए हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फारसी से हिंदी में आए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है ज्ञ वर्ण। देखिए ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, उसी के बारे में पूछा गया है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ज प्लस ध, ऑप्शन बी है ज प्लस आधा न और ये, ऑप्शन सी है ज प्लस इया और ऑप्शन डी है आधा ज प्लस इया। तो बताइए ज्ञ जो है संयुक्त वर्ण है, तो ये किससे मिलकर बना है? तो ज्ञ बना है, ऑप्शन डी सही है, ज और इया से मिलकर बना है। ठीक है, ज और इया से मिलकर ज्ञ बना है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगातार दोहराते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? आपको इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है संग्रहित और ऑप्शन डी है प्रामाणिक। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो देखिए कालिदास बिल्कुल शुद्ध लिखा है, संग्रहित भी शुद्ध लिखा है और प्रामाणिक भी शुद्ध लिखा है। तो अशुद्ध क्या है? वाल्मीकि अशुद्ध है, क्योंकि वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है वा आधा ल मी की बड़ी मात्रा और की पे छोटी मात्रा। ठीक है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। ठीक है ना, तो 10 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके 100% यूपी पुलिस परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को आप दोहरा लीजिए। इसीलिए हमने ये सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज शुरू की है कि जब हम प्री परीक्षा देने जाते हैं तो वहां आंसर हमारे सामने रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जब हम पढ़े रहेंगे तो कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जिसका आंसर हमें दिखेगा तो हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, हम तेजी से बहुत सारे प्रश्नों को दोहरा भी सकते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य से इस सीरीज की शुरुआत की गई है। तो आप पुरानी सारी वीडियो जो अभी तक हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है वधु प्लस ऊर्मि बराबर वधूर्मि में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए है अयादि संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो कौन सा शब्द है? वधूर्मि है। वधूर्मि में कौन सी संधि होगी? तो देखिए वधूर्मि में क्या होता है? ऊ होता है प्लस ऊ होता है बराबर क्या होता है? ऊ हो जाता है। तो वधूर्मि में क्या होता है? ये दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ संधि होती है वधूर्मि में। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भरोसा कीजिए ये बहुत कम लोगों को पता होगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है?
ये बताना है आपको। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है अनीय। तो बताइए रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो रमणीय में प्रत्यय है डी ऑप्शन, अनीय प्रत्यय लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरी संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय प्रत्यय लगा है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए गलत होने की संभावना इन प्रश्नों की बहुत ज्यादा रहती है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा है आपको ये बताना है। सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है सदा, ऑप्शन बी है सद, ऑप्शन सी है सत और ऑप्शन डी है सर। तो सदाचार में जो उपसर्ग है वो कौन सा लगा है? वो है सत उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। सत धनाचार सदाचार, तो 13 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सत उपसर्ग लगा है, ठीक है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है अनावश्यक शब्द में समास का निर्धारण कीजिए। आपको यह बताना है कि अनावश्यक शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है नंग समास। तो बताइए अनावश्यक में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अनावश्यक का मतलब होता है न आवश्यक। क्या होता है? न आवश्यक। तो जिसमें नकार आ गया है वो क्या हो जाएगा? नकार पहले आ गया तो अनावश्यक में मतलब न आवश्यक, नकार पहले है तो कौन सा समास हो जाएगा? नंग समास। नंग समास में क्या होता है? नकार पहले आता है, तो अनावश्यक नंग समास में आता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विदेशी शब्द है आपको बताना है। इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन बी है पगड़ी, ऑप्शन सी है थैला और ऑप्शन डी है बर्फी। आप बताइए इन सारे शब्दों का प्रयोग आप रोज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा शब्द देसी है कौन सा विदेशी है। बताइए पेट, पगड़ी, थैला और बर्फी में विदेशी शब्द कौन सा है? तो देखिए पेट जो है देसी शब्द है, पगड़ी विदेशी शब्द है और थैला विदेशी शब्द है। ये बर्फी जो है ये विदेशी शब्द है। तो बर्फी कहां से लिया गया है बताइए? इतनी मीठी बर्फी है जो अपने शब्द ही नहीं है, बताओ। ये है बर्फी फारसी शब्द है, ठीक है ना। हम लोग रोज बर्फी खाते हैं लेकिन बर्फी जो शब्द है वो अपने देश का नहीं है, ये फारसी शब्द है बर्फी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 16वां शब्द प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। आपको यह बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है दूर, ऑप्शन सी है वीर और ऑप्शन डी है लालिमा। तो इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है? अब जल्दी से कमेंट करिए। देखिए भाववाचक संज्ञा इसमें है लालिमा, ठीक है। ये लाल जो विशेषण है, लाल विशेषण का ये भाववाचक संज्ञा है लालिमा, ठीक है ना। इसका विशेषण लाल होता है, उसकी भाववाचक संज्ञा है लालिमा, ठीक है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताना है राधा गई है, वाक्य का काल निर्धारण करना है। तो राधा गई है ये किस काल का वाक्य है? ऑप्शन ए है पूर्णभूत, ऑप्शन बी है अपूर्णभूत, ऑप्शन सी है सामान्य भूत और ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो राधा गई है ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए राधा गई है ये देखिए पूर्णभूत नहीं होगा, अपूर्णभूत नहीं होगा, सामान्य भूत नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ये होगा आसन्न भूत, ठीक है। चूंकि राधा गई है बहुत देर नहीं हुआ तो आसन्न भूत है, ठीक है ना, गई है। तो डी है आसन्न भूत है, ठीक, राधा गई है। फिर अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है आज का, भद्रा किसकी पर्यायवाची है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्रा किसकी पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है चांदनी की, ऑप्शन बी है चोटी की, ऑप्शन सी है टीका की और ऑप्शन डी है गाय की। बताइए भद्रा किसकी पर्यायवाची है?
तो भद्रा पर्यायवाची है गाय की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय की पर्यायवाची क्या है? भद्रा। ठीक है ना। चांदनी की क्या है? ज्योत्सना, कौमुदी, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही, क्या है? अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यमक अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यह हमारा आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है अध्याय, ऑप्शन बी है कीर्तन, ऑप्शन सी है स्वयंवर और ऑप्शन डी है उपासना। बताइए, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। आप बताइए इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए दोस्तों, अध्याय, कीर्तन और स्वयंवर ये जो है ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि इसमें उपासना जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। देखिए अध्याय, कीर्तन और स्वयंवर पुल्लिंग है जबकि उपासना स्त्रीलिंग है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कराने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।